एवरीवन, हम चैप्टर 4 देख रहे हैं बच्चों, दैट इज सप्लाई एनालिसिस। और पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझा है, जैसे व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉक, व्हाट डू यू मीन बाय सप्लाई, और इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल के साथ साथ हमने इंडिविजुअल सप्लाई का ग्राफ एज वेल एज मार्केट सप्लाई का ग्राफ भी बहुत डिटेल में समझा है बच्चों। अगर किसी ने वो वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, आई एम गिविंग द लिंक इन द आई बटन, डू गो एंड चेक दोज लेक्चर्स आउट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं दैट व्हाट आर दोज फैक्टर्स जिस पे सप्लाई डिपेंड करता है। ऐसे फैक्टर्स को हम बोलते हैं, दीज आर नोन एज द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे चैप्टर 3 में हमने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड देखा था बच्चों, ठीक उसी तरह दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 39 पे दिए गए हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। ओके, तो बच्चों डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में मैंने आपको एक शॉर्ट कोड दिया था याद रखने के लिए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई में भी बच्चों मैं एक सिमिलर शॉर्ट कोड आपके लिए मैंने बनाया है सो दैट इट इज इजियर फॉर यू ऑल टू रिमेंबर। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड का शॉर्ट कोड किसे याद है क्या? हमारा शॉर्ट कोड क्या था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में? आईपीएस, पीसी, टीटी, नैप एंड ओ, दोज वर मेनी डिटर्मिनेंट्स। तो वहां पे हमारा शॉर्ट कोड था आईपीएस, पीसी, टीटी, नैप एंड ओ फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। अब इसी में से मैंने कुछ वर्ड्स लिए हैं सो दैट आपके डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई यहां पे हो जाए। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई का शॉर्ट कोड आपके लिए है बच्चों, देखिए आईपीएस, पीसी और नैप के बजाय आपको लिखना है नॉप, NOP। तो आपका शॉर्ट कोड बन जाएगा फॉर डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। बच्चों आई हैव डन दिस सो दैट इट इज इजियर फॉर यू ऑल टू रिमेंबर। आपको दो अलग अलग कोड्स याद रखने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड वाला कोड आपने याद रखा है तो सप्लाई इज जस्ट सम पोर्शन ऑफ इट। ओके, सो आईपीएस, PC and NOP is your short code for determinants of supply. Okay, let us see one by one. पहला I stands for infrastructure. तो यहाँ पे आपका है point number 4. Let us read. Infrastructural facility. Infrastructure in the form of transport, communication, power, etc. influences the production process as well as supply. Shortage of these facilities decreases the supply and vice versa. देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जरूरी है प्रोडक्शन के लिए, और अगर प्रोडक्शन अच्छा होगा तब जाके सप्लाई अच्छा हो पाएगा, isn't it? तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज ही अच्छे नहीं हैं, वहां पे अगर शॉर्टेज है तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू इम्पैक्ट योर सप्लाई। तो इवन दो द प्राइसेस आर वेरी हाई, अगर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक ठाक नहीं है तो हाउ एम आई गोइंग टू प्रोड्यूस एंड हाउ एम आई गोइंग टू सप्लाई। तो बहुत जरूरी है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना फॉर प्रोडक्शन एंड सप्लाई। सो फर्स्ट पॉइंट आपने देखा आई से इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड IPS, P stands for nothing other than प्राइस। ओके, ऑब्वियसली अगर प्राइसेस ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा होगा, अगर प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम होगा। तो हमारा पॉइंट नंबर 1 है यहाँ पे प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। Price is an important factor influencing supply of a commodity. More quantities are supplied at a higher price and less quantities are supplied at lower price. ये अभी आपका लर्न हो जाना चाहिए बच्चों। More quantity at higher price and less quantity at lower price. Okay? Thus, there is a direct relationship between price and quantity supplied. अगर आपको ये नींद में भी पूछा तो आपको बताते आना चाहिए बच्चों that price and quantity supplied का relationship is direct. However, price and quantity demanded का relationship is inverse. Alright? और जब भी प्राइस बढ़ती है हमारा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा, जब प्राइस कम होती है क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा। Alright? So सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। थर्ड पॉइंट S से स्टार्ट होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। किस तरह की टेक्निक यूज हुई है प्रोडक्शन प्रोसेस में, ये भी बहुत मैटर करती है बच्चों। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स reduce the cost of production which lead to an increase in production and supply. जाहिर सी बात है अगर टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, बहुत अच्छी है, तो आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बच्चों वो कम हो जाएगा,
और अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया तो ऑब्वियसली आप जो प्रोड्यूस कर रहे हो, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस कर रहे हो, वो बढ़ जाएगी, isn't it? तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी है तो आपका सप्लाई इज गोइंग टू इंक्रीज, लेकिन आपकी टेक्नोलॉजी अगर ऑब्सोलीट है, बहुत ही पुरानी है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, आपका सप्लाई कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी पे आपका सप्लाई बहुत डिपेंड करता है। अगर आप बहुत अच्छा सप्लाई चाहते हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप एडवांस टेक्नोलॉजी, एडवांस मशीनरी यूज करें। ओके, सो टेक्नोलॉजी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन डिटर्मिनिंग सप्लाई। ओके, तो 3 चीजें हमने यहाँ पे देखी। IPS, I stands for infrastructure, P stands for price and S stands for state of technology. सेकेंड हमारा यहाँ पे कोड है PNC. This P also stands for price, but this is price expectation. Expectation वर्ड आ गया, मतलब क्या, that फ्यूचर में प्राइसेस कहाँ जाएंगे, इसे जो हम अभी एक्सपेक्ट करते हैं उसे हम बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब बच्चों सोचिए, अगर आप एक सेलर हो और आपको लग रहा है दैट आज जो प्राइस है ना वो कमोडिटी की, फ्यूचर में जाके वो प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप क्या करोगे? आप क्या अभी सारा ही माल बेच दोगे? नहीं, आप रुकोगे। आप सोचोगे नो नो, आई एम नॉट गोइंग टू सेल एट दिस प्राइस बिकॉज फ्यूचर में आई एक्सपेक्ट दैट द प्राइस इज गोइंग टू इंक्रीज, और अगर मैं ज्यादा प्राइस पे बेचूंगा या बेचूंगी तो मुझे तो ज्यादा मुनाफा होगा। सो व्हेनेवर अ सेलर एक्सपेक्ट्स द प्राइसेस टू गो अप, he is going to supply less at a given price. लेकिन उल्टा अगर हो रहा है, अगर सेलर को लग रहा है कि नहीं बाबा फ्यूचर में ना प्राइसेस कम हो जाएंगे, कुछ भी भरोसा नहीं लग रहा है, तो आज के प्रिवेलिंग प्राइसेस पे सेलर इज गोइंग टू क्लियर ऑल हिज स्टॉक, तो वो फटाफट से बेच देगा। तो वो फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, इसके ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि आज का सप्लाई क्या होगा। इवन द प्रेजेंट प्राइस इज ऑल्सो वेरी हाई, लेकिन अगर उसे लग रहा है कि नहीं बाबा ये प्राइस और बहुत बढ़ने वाली है, तो वो आज के हाई प्राइस पे भी सेल नहीं करेगा। ओके, सो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सप्लाई। बच्चों, ये अगर आपके पेरेंट्स कोई शेयर मार्केट में डील करते होंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, तो आप उनसे ये पूछ सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जब आप स्पेक्यूलेशन करते हो तो यहाँ पे दिस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दिस यू डू इन एवरीडे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। अगर फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाली है ऐसे मुझे लग रहा है, तो राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू सेल द शेयर्स दैट आई हैव, लेकिन अगर मुझे लग रहा है दैट फ्यूचर में इसकी प्राइस कम हो जाएगी, तो मैं फटाफट से मेरे शेयर्स को बेच देती हूँ, राइट। तो ये मार्केट में भी बहुत ज्यादा प्रिविलेंट है, चाहे वो शेयर मार्केट हो या गुड्स का मार्केट हो या कमोडिटीज का, राइट। सो सब जगह पे यही रूल अप्लाई करता है बच्चों, ठीक है। नाउ लेट अस रीड फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस, दैट इज पॉइंट नंबर 7. If the prices are expected to rise in the near future, the producer may withhold the stock. उसे हम होर्डिंग बोलते हैं, वो स्टॉक को तुरंत रिलीज नहीं करेगा। This will reduce the supply and vice versa. Getting it? यही मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था। Now next point हमारा है PC. C stands for कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जो प्रोड्यूस करने में आपका खर्चा हुआ है उसे आप बोलोगे दिस इज माय कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सो दिस इज योर पॉइंट नंबर 3. लेट अस रीड. इफ द फैक्टर प्राइस इंक्रीजेस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो इंक्रीजेस, एज अ रिजल्ट द सप्लाई इज गोइंग टू डिक्रीज। इसका क्या मतलब है? जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, याद करिए कौन से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हमारे? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, राइट। और हर एक फैक्टर का एक रिवॉर्ड होता है। लैंड को क्या रिवॉर्ड मिलता है? लैंड को मिलता है रेंट। लेबर को क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। एंड एंटरप्रेन्योर को मिलता है बच्चों प्रॉफिट। ओके, ये आपका अभी तक बाय हार्ट हो जाना चाहिए बच्चों। ओके, जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, व्हेन ऑल द 4 फैक्टर्स कम टुगेदर, तब जाके हम कुछ प्रोड्यूस कर पाते हैं। और ये जो है दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मतलब हमने हमारे जो वेज वर्कर्स है उनको वेजेस दिए, जहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका हमने रेंट पे किया। ओके, तो ये सब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। तो अगर किसी भी चीज में यहाँ पे इंक्रीज हो गया, मतलब हमारे वर्कर्स ने बोला कि बाबा इस वेज में हम काम नहीं करेंगे, हमें ज्यादा वेजेस चाहिए, तो क्या हो रहा है? हमारा टोटल कॉस्ट जो है
वो चीज बनाने का वो तो बढ़ गया। एंड ऑब्वियसली अगर मेरे कॉस्ट बढ़ रहे हैं तो एज अ सप्लायर, एज अ प्रोड्यूसर, आई विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस व्हाट आई एक्चुअली एम केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग, बिकॉज मैं इतना ज्यादा खर्चा शायद नहीं कर पाऊंगी। हर एक प्रोड्यूसर का एक लिमिट होता है जितना वो खर्चा कर पाएगा, राइट? तो अगर मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द टोटल क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन उल्टा अगर हो गया, मेरा अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो गया फॉर सम रीजन, तो माई सप्लाई क्वांटिटी इज ऑब्वियसली गोइंग टू इंक्रीज, राइट? तो यहां पे यही दिया गया है बच्चों, दैट इफ फैक्टर प्राइसेस इंक्रीज, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस एंड दस सप्लाई डिक्रीजेस। ओके, तो हमने 5 पॉइंट्स यहां पे देखे, आईपीएस एंड पीसी। हमारे लास्ट 3 पॉइंट्स है बच्चों, नॉप। N stands for natural conditions. Let us see point number 6. The supply of agricultural products depends on natural conditions. For example, a good monsoon and favorable climatic condition will produce a good harvest. So the supply is also going to increase. And unfavorable climatic conditions will lead to decrease in supply. अब बच्चों we all know that कितना ज्यादा क्लाइमेट पे डिपेंड करता है हमारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। जिस साल बहुत अच्छी बरसात हो गई, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी फेवरेबल है हमारे क्रॉप्स के लिए, तो जाहिर है ना दैट फार्म का जो प्रोड्यूस है वो बहुत अच्छा आएगा, और प्रोड्यूस अच्छा आया तो जाहिर है सप्लाई भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन जिस साल बिल्कुल भी अच्छा बारिश नहीं हुई है, अगर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो बहुत फ्लक्चुएट हो रही है, बारिश हो रही है बट कभी भी हो रही है, फ्लड्स आ रहे हैं या फैमिन्स है, ऐसी स्थिति में हमारा जो फार्म का प्रोड्यूस है बच्चों, दैट विल बी इंपैक्टेड हेविली। अगर प्रोड्यूस ही नहीं हो पाया तो फार्मर कैसे कुछ सप्लाई कर पाएगा? तो इवन दो द प्राइसेस आर वेरी गुड, देयर इज नो प्रोडक्शन, तो सप्लाई कैसे होगा? That is the reason even though the prices are increasing, supply नहीं हो पाएगा अगर हमारे climatic conditions अच्छे नहीं है तो। So इसलिए ये बहुत important है that climate कैसा है, because हमारा primarily agricultural based economy है। तो अगर agriculture को favorable climatic conditions है तो हमारा production अच्छा होगा, और अगर production अच्छा है तो supply अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारा 6th point था बच्चों, natural conditions। 7th point है हमारा अदर्स। अब अदर्स में क्या क्या आता है, लेट अस रीड। देखिए यहाँ पे 8th पॉइंट, अदर फैक्टर्स। इट इंक्लूड्स नेचर ऑफ द मार्केट, मतलब मार्केट कैसा है, हम ये आगे चल के पढ़ने वाले हैं डिटेल में। मार्केट मोनोपोलिस्टिक है, मार्केट अच्छा परफेक्ट कंपटीशन है, कैसा मार्केट है उसके ऊपर डिपेंड करेगा सप्लाई। सेकंड, रिलेटिव प्राइसेस ऑफ अदर गुड्स, मतलब जो हमारे सब्स्टिट्यूट गुड्स है या जो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, उनके प्राइसेस ऑल्सो आर गोइंग टू अफेक्ट आवर सप्लाई, इजंट इट? अगर मुझे ये पता चला दैट मेरा जो सब्स्टिट्यूट है उसने उसके प्राइसेस बहुत कम कर दिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे भी मेरा सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा जो कॉम्पिटिटर है ही इज गोइंग टू गेन, राइट? तो आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट जो मार्केट में प्रोडक्ट्स है उनके क्या प्राइसेस चल रहे हैं, राइट? आगे एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। अगर मैंने बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर दिए तो जो मेरी क्वांटिटी सप्लाइड होगी विद इन द कंट्री दैट इज गोइंग टू बी लेस। तो ये डिपेंड करेगा कितना एक्सपोर्ट हो रहा है, कितना इंपोर्ट हो रहा है इसके ऊपर। एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि हमने देखा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने अवेलेबल है, क्या प्राइसेस पे है, क्या क्वालिटी है, इन सब चीजों पे भी मैटर करेगा हमारा क्वांटिटी सप्लाइड। ऑलराइट, एंड हमारा लास्ट पॉइंट है बच्चों, गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। गवर्नमेंट ने अगर पॉलिसीज चेंज कर दिए और वो पॉलिसीज हमारे फेवर में नहीं है, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर प्रोडक्शन एंड इम्पैक्ट द सप्लाई। ओके, सो लेट अस रीड, दिस इज पॉइंट नंबर 5। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज may encourage supply and unfavorable government policies may discourage the supply. Government policies like taxation, subsidies, industrial policies, etc. may encourage or discourage production and supply depending on government policy measures. तो गवर्नमेंट की पॉलिसी बच्चों अगर हमारे फेवर में रहेगी तो फिर हमारा सप्लाई अच्छा होगा, लेकिन अगर अनफेवरेबल है तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा। तो बच्चों क्विकली हम ये शॉर्ट कोड रिवाइज कर लेते हैं। हमारा शॉर्ट कोड है आईपीएस, पीसी एंड नॉप। ये 8 डिटर्मिनेंट्स है सप्लाई के। आई स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है
तो सप्लाई अच्छा होगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। P stands for प्राइस। अगर प्राइस ज्यादा है तो सप्लाई बढ़ जाएगा, प्राइस कम है तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। S stands for स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है तो जाहिर है हमारा सप्लाई ज्यादा होगा, अगर टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट है तो सप्लाई कम हो जाएगा। P stands for फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस। अगर फ्यूचर में प्राइसेस बढ़ेगी ऐसे मुझे अभी लग रहा है, सो इवन एट प्रेजेंट हाई प्राइस आई एम नॉट गोइंग टू सप्लाई। लेकिन अगर फ्यूचर में प्राइस कम होगी ऐसे मुझे लगता है तो मैं अभी पूरा सप्लाई कर दूंगी। ओके, C stands for कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगी तो सप्लाई कम हो जाएगा। ऑलराइट, N stands for नेचुरल कंडीशंस। अगर फेवरेबल है नेचुरल कंडीशंस तो ऑब्वियसली सप्लाई अच्छा होगा, अनफेवरेबल कंडीशंस है तो सप्लाई भी कम हो जाएगा। O stands for अदर फैक्टर्स, जैसे मार्केट कैसा है, सारे अदर गुड्स जो है मार्केट में उनके क्या प्राइसेस चल रहे हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसा हो रहा है, इन सब चीजों पे भी सप्लाई डिपेंड करता है। और लास्ट है गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर अच्छे हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज हमारे फेवर में है तो हमारा सप्लाई ज्यादा होगा, अगर अनफेवरेबल है तो हमारा सप्लाई कम हो जाएगा। तो ये लाइन हमें यहाँ पे देखिए बच्चों दी गई है, इफ ऑल द फैक्टर्स आर फेवरेबल सप्लाई विल बी मोर एंड वाइस वर्सा। मतलब सारे जो फैक्टर्स है, डिटर्मिनेंट्स है, वो अगर प्रोड्यूसर के फेवर में है तो सप्लाई अच्छा होगा, अगर वो प्रोड्यूसर के फेवर में नहीं है तो सप्लाई इंपैक्ट हो जाएगा। ओके, आई होप ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई आपको अच्छी से समझ गए हैं बच्चों। ये शॉर्ट कोड आप याद रखिए बिकॉज एग्जाम में रिकॉल करने के लिए शॉर्ट कोड्स आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, और इसीलिए यहाँ पे मैंने आपको ऐसा शॉर्ट कोड दिया है बच्चों जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड से मैच करता है। तो आपने एक शॉर्ट कोड याद रखा तो आपके दोनों भी डिटर्मिनेंट्स यहाँ पे कवर हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको अच्छी से समझ रहा है बच्चों। अगर लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग। आई होप यू आर गोइंग थ्रू द अकाउंटेंसी लेक्चर्स एज वेल बच्चों। अकाउंटेंसी एज वेल एज इकोनॉमिक्स ऑफ क्लास 11th and 12th is covered and lectures are available on the home page of the channel। मैंने चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाया है बच्चों so that आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आप चैप्टर में जाइए, आपको सारे लेक्चर्स उस पर्टिकुलर चैप्टर के मिल जाएंगे। डू स्प्रेड द वर्ड एंड हेल्प ऑल द स्टूडेंट्स टेक द बेनिफिट ऑफ दीज लेक्चर्स। और जाते जाते एक लाइक जरूर कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए बच्चों। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।